गुड इवनिंग बच्चों। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ लिया था शायद, है ना? कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था नेक्स्ट टर्न पर? हमने वेपर प्रेशर चल रहा था हमारा। तो वेपर प्रेशर पर मैं एक कंसेप्ट बता दूं पहले, तो उसमें पॉइंट ये लिख लेंगे आप नोट करके। स्ट्रॉन्गर द intermolecular forces, stronger the intermolecular forces, lower the escaping tendency of the molecule, lower the escaping tendency of molecule, lower the escaping tendency of molecule, lower the vapor pressure। क्या बताया मैंने? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतनी एस्केप करने की टेंडेंसी मॉलिक्यूल की कम होगी, और एस्केप करने की टेंडेंसी मॉलिक्यूल की जितनी कम होगी उनका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। बात समझो ना? Stronger the intermolecular forces, lower will be the escaping tendency of molecule, lower the vapor pressure। बट इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। The vapor pressure of H2O is less than the vapor pressure of ethanol। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझो मेरी इस बात को। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। ये कंसेप्ट समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी जितनी कम होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने बताया है कि जो वेपर प्रेशर है वाटर का, वो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है एज कंपेयर टू इथेनॉल। क्लियर कर लो, बोलो। यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके, वाटर इज लेस वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी। वाटर इज लेस वॉलेटाइल देन इथेनॉल ड्यू टू स्ट्रॉन्गर intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। आप ऐसा लिख लो। जल्दी नोट कर लो, ठीक है? जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है, जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। भाई वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होने का मतलब है वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी, और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी जिसकी लिक्विड की ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जिसका वॉलेटाइल नेचर कम, उसका मतलब उसकी एस्केप करने की टेंडेंसी कम, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम। कंसेप्ट समझो ना। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना उस मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। अब जैसे मान लो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें स्ट्रांग है? वाटर में ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल की वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होती है, जिसकी वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। समझो ना, वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है। जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वॉलेटाइल नेचर कम होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। नोट करो अच्छे से।
ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट बता दिया, अब यहाँ पर अगला कंसेप्ट समझते हैं ना। मतलब हम कंसेप्ट समझ गए। यहाँ पर हमारा अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट की बात ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा, यहाँ पर समझो, अगला कंसेप्ट ये है कि अगर वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब दे इजीली फॉर्म वेपर, इजीली फॉर्म वेपर्स, तो आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर वॉलेटाइल नेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, मतलब दे इजीली फॉर्म वेपर, जो बहुत आसानी से वेपर बनाएगा उसको कम बॉइल करना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ कंसेप्ट क्या लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है ना, जो वेपर प्रेशर है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको समझाता हूँ फिर। मान लो किसी लिक्विड का वॉलेटाइल नेचर कम है, किसी लिक्विड का वॉलेटाइल नेचर कम है, इसका मतलब उसके वेपर फेज में उसको कम वेपर्स बना रहा है। इसका मतलब क्या है? दे नॉट इजीली फॉर्म द वेपर्स, नॉट फॉर्म इजीली वेपर्स, दे नॉट फॉर्म वेपर्स इजीली, वो वेपर्स नहीं बना रहा, इसका मतलब आसानी से। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भाई अगर मान लो कोई आसानी से वेपर्स नहीं बना रहा है तो इसका मतलब है वो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है, और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है तो उसको ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर किसी का if vapor pressure is more then boiling point is less, if vapor pressure is less then boiling point is more। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मतलब अगर कोई ज्यादा वॉलेटाइल है तो इसका मतलब वो इजीली वेपर्स बनाएगा, और अगर वो इजीली वेपर्स बनाएगा तो उसको बहुत ही कम टेम्परेचर देना पड़ेगा गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर कोई किसी का वॉलेटाइल नेचर कम है तो इसका मतलब उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना वेपर फेज में ले जाने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भाई अगर किसी के वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है तो उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। अगर किसी का वेपर्स बनाने की टेंडेंसी कम है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जैसा समझो, आप एक एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, समझा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो बताओ किसके वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा? किसका वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा होगा? तो ये बताओ वाटर को बॉईल करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है? वाटर को बॉईल करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है ना। इसका मतलब है इसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम थी, तभी तो इसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ा है। भाई इसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम थी, तभी तो इसको हीट ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ा है, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसको कम हीट करना पड़ता है,
जिसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होती है उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा वेपर्स को बनाने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों में से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम दोनों को ले लें तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आंसर होगा इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा। समझो ये कंसेप्ट। तो जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है उसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। अब जिस लिक्विड हमें कैसे मालूम चलेगा किस लिक्विड की वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मतलब है हमें उसे एक्स्ट्रा हीट करना पड़ा है। उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम थी तभी तो हमें उसे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा है, हीट करना पड़ा है, एक्स्ट्रा हीट करना पड़ा है। बोलो, एक्स्ट्रा हीट करना पड़ा है, जल्दी बोलो। उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा ना, नहीं समझ में आया। जिस लिक्विड का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो इजीली वेपर बना लेगा, उसे कम टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। जिस लिक्विड का वोलेटाइल नेचर कम है उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है तो उसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, उसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। इसीलिए कंसेप्ट क्या बनाया, इफ वेपर प्रेशर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस और इफ वेपर प्रेशर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। और वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है, इसी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल मैंने बताया कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अल्कोहल के वेपर बनाने की टेंडेंसी कम थी, अल्कोहल के वेपर बनाने की टेंडेंसी कम थी तो अल्कोहल को ज्यादा टेम्परेचर तक आपको क्या करना पड़ा है, अल्कोहल को आपको ज्यादा टेम्परेचर तक क्या करना पड़ा है, गर्म करना पड़ा है। इसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये दो पहले कंडीशन समझो फिर मुझे बताओ, जरा मुझे समझो ये फिर कंडीशन बताओ। नोट कर लिया? दूसरा पॉइंट है भाई, अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है तो उसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, उसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, और जब ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मैंने एक चीज सीखी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने एक और चीज सीखी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड के अंदर। भाई कोई भी मॉलिक्यूल इवोपरेट कब होता है, वेपर फेज में कब जाएगा, जब वो अपने लिक्विड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेगा, उसको ब्रेक कर देगा। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है तो वो इजीली ब्रेक कर देगा, कम टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा, इजीली वेपर फेज में चला जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, समझ लिए? वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे, इसके बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी थी? मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। भाई पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा वेपर्स बनने लगेंगे क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लो। इस चीज को किसने समझाया? क्लॉजियस क्लैप्रियन, क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन ने इस चीज को समझाया।
कैसे समझाया जरा समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्लॉजियस क्लैपियन इक्वेशन ने इसका इफेक्ट बताया, और वो कौन कौन से फॉर्मूले थे, जैसे एक ln P2 by P1 डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R 1/T1 minus 1/T2 log 10 P2 by P1 डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। दो फॉर्मूले होगा, नोट कर लेना। तीसरा इंटीग्रल फॉर्म में ln P बराबर ln K माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन RT। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें d ln P by dt टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सब आपने पढ़ लिया है वेपर प्रेशर के बारे में। आप समझो एक और चीज आपने पढ़ी हुई है कि जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का, वेपर प्रेशर कब पढ़ा जाता है आपको मालूम है ना? वेपर प्रेशर कब पढ़ा जाता है? असली में ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, है ना? इक्विलिब्रियम की कैसे है? जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए, रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए, तो क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? तो एस्टैब्लिश हो जाता है इक्विलिब्रियम। बोलो, अब एस्टैब्लिश हो जाता है इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती है। अब ना वेपर बढ़ सकती है ना घट सकती है, अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाती है। और इन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। उन्हीं प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by these vapors above the liquid surface, the pressure exerted by these vapors is called vapor pressure. नोट, बहुत आसान है। तो वेपर प्रेशर के बारे में मैंने कुछ कहानी बताई है आपको, वेपर प्रेशर के बारे में मैंने कुछ कहानी बताई है ना? तो वेपर प्रेशर कब पढ़ा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे पढ़ा जाता है। इक्विलिब्रियम पे क्या कहानी होती है? रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहता हूँ। जगह है क्या यहाँ पर? चलो जगह नहीं है, मैं रफ कर लूँ। अब एनसीईआरटी से आपको इन सब चीजों को पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ना है, मेरे नोट से पढ़ना है। तो मैं पहले से एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिनन। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिनन। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमिनन नहीं है। एक और पॉइंट ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में बनाइएगा ऐसे। वेपर प्रेशर is independent of amount of liquid. Vapor pressure is independent of amount of liquid. दो पॉइंट हो गए, नोट करके ऐसे बनाइएगा ना, ये ऐसे मैं ऐसे लिखता था अपनी कॉपी में, नोट करके लिखना ये सब। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमिनन नहीं है। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये वाला पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड।
वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, है ना? आराम से करो, बहुत आराम से पढ़ना है, अभी तो पुराने वाले बच्चों का ही बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है। तीसरा एक और पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके, जो वेपर प्रेशर है इज इंडिपेंडेंट ऑफ shape and size of vessel, independent of shape and size of vessel. Vapor pressure is independent of shape and size of vessel. फिर यहाँ पे एक पॉइंट करके नोट कर सकते हैं, evaporation is a surface phenomenon, जिसमें जितना ज्यादा सरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, इवोपरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेनन। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेनन, है ना बेटा? वेपर प्रेशर सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ वेसल, शेप और साइज ऑफ वेसल पे भी डिपेंड नहीं करता है। इवोपरेशन जो है वो इज अ सरफेस फिनोमेनन, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। नोट कर लो, ऐसे पढ़ना था आपको अच्छे से। चलिए अब हम टॉपिक डाल रहे हैं, हेडिंग बॉइलिंग। रफ कर, नोट कर लो पहले। दिख रहा है ना आप लोगों को सही से? नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेनन, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ वेसल, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वेपर प्रेशर किन किन पर डिपेंड करता है और किन किन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ क्या है टॉपिक हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which the vapor pressure become equal to external pressure। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which the vapor pressure become equal to 1 atmospheric pressure, and 1 atm is a normal pressure, उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आप बोलेंगे एग्जांपल समझो, वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है एट 1 atm प्रेशर है ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरे भाई वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 1 atm प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जो नॉर्मल प्रेशर पे निकाला जाए। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। 1 atm पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल्दी नोट कर लो।
जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू 1 atm, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब नॉर्मल 1 atm प्रेशर पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप यहां समझो एक बात, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड करता है, द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्सटर्नल प्रेशर पर। यहां पर देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। If there is infinite value of external pressure, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड देयर इज अ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जरा नोट करो, देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं, जल्दी बताओ। वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? तो वाटर के इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाटर का ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ये किस प्रेशर पे मेजर किया जाता है? 1 atm। मान लो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू चेंज करते जाओ, किसी भी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू चेंज करते जाओ, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। और एक्सटर्नल प्रेशर की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है तो बॉइलिंग पॉइंट की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इसीलिए वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। बट जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वो किस प्रेशर पे निकाला जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकाला जाता है। आप डेफिनेशन पे जाओ ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है वाटर का, तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो 100 है। बट ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो डिपेंड कर रहा है ना एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत सारे हो सकते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा तो है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। इफ देयर इज अ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, सो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? वाटर के इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में, चलो समझा। पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मेरा एक जनरल क्वेश्चन समझना, पहले इतना नोट कर लो। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मेरा जनरल क्वेश्चन ये है, मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी क्यों पक जाती है और ओपन वेसल में सब्जी क्यों नहीं पक पाती जल्दी? जल्दी बताओ, प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी क्यों पक जाती है? होता क्या है, प्रेशर कुकर में सुना, प्रेशर कुकर के अंदर आप क्या करते हो? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो। और प्रेशर कुकर में अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना वाटर का।
मतलब पहले जो सब्जियां, सुनना, अब वाटर का, अब उसके अंदर हो सकता है जो प्रेशर आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। भाई आपने अभी पढ़ा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कैसे? द टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, ताकि वेपर प्रेशर किस प्रेशर के बराबर आ जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के। भाई आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो आपको वेपर प्रेशर इसके बराबर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना। वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा उसी को तो बॉइलिंग बोलेंगे। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के, अब वो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है इट मे बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेशर कुकर और इट मे बी 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो वेजिटेबल्स जिस पानी में हैं उस पानी का टेम्परेचर ये है, वेजिटेबल जिस पानी में है उस पानी का टेम्परेचर ये है। भाई आपने प्रेशर कुकर के अंदर, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं? तो प्रेशर कुकर में आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब उसके अंदर जो सब्जियां जिस पानी में पड़ी हुई हैं उस पानी का टेम्परेचर या तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है या फिर 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, जो भी हो, बट 100 से तो ज्यादा ही होगा। अब अगर आपने एक ओपन वेसल ले लिया, ओपन वेसल ले लिया और ओपन वेसल में जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो किसके बराबर है, ओपन वेसल में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर, ओपन वेसल है तो 1 एटमॉस्फेरिक। तो इस केस में जो आपकी सब्जियां हैं उस जिस पानी में उनको डुबोया गया है वो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं एज कंपेयर टू ओपन वेसल? उसका रीजन ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो अब उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 105 हो, 107 हो, 108 हो, 110 हो। बट अगर आपने उन्हें ओपन वेसल में लिया तो ओपन वेसल में प्रेशर कितना है, 180 एम पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ओपन वेसल में लेते हो तो सब्जियां जिस पानी में पक रही होती हैं, वेजिटेबल्स जिस पानी में पक रही होती हैं, उनको कितना टेम्परेचर मिल रहा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप प्रेशर कुकर में अगर आप वेजिटेबल्स को डिप करते हैं, अगर आप प्रेशर कुकर में वेजिटेबल्स को डिप करते हैं, अगर आप प्रेशर कुकर में वेजिटेबल्स को डिप करते हैं तो अब उनको कितना टेम्परेचर मिल रहा होगा, या तो 105, 107, 110। ये तो मैंने बताया है कि 100 से तो ज्यादा ही मिल रहा होगा। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछूं, 100 से ज्यादा क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि आपने प्रेशर कुकर के अंदर किस चीज को बढ़ा दिया, तो मैंने बोला ना एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया। और अगर आपने प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया तो एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो अब ये सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। बोलो, चलो जल्दी से नोट कर लो। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं और नॉर्मल कंटेनर, ओपन कंटेनर में सब्जियां क्यों कम पक पाती हैं, उसका रीजन है, समझे? नोट कर लिया जल्दी से। ओपन वेसल में मान लो अगर आप नीचे जमीन पे कुछ काम कर रहे हो, ओपन वेसल में तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 180। अब एक क्वेश्चन मेरा और है, तो आपको समझ में आया कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मान लो अगर आप हिल एरिया पे जाते हो तो आप ये बताओ, हिल एरिया पे जाते हो, हाइट पर है ना, किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाते हो तो सब्जी को पकाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जमीन के, एज कंपेयर टू नीचे के? अगर आप किसी हिल एरिया पे जाते हो और आपका मन करा वहां पे मैगी पकाने का, तो बताओ वो मैगी जल्दी पकेगी नीचे ग्राउंड के कंपैरिजन में कि कम पकेगी? जल्दी टाइम में जल्दी पक जाएगी कि कम टाइम में वो लेट पकेगी, ये कहना है।
वो सब्जी जल्दी पक जाएगी कि देर में पकेगी? जल्दी बताओ। वो सब्जी जल्दी पक जाएगी कि देर में पकेगी? जल्दी बताओ। वो सब्जी जल्दी पक जाएगी कि देर में पकेगी? देर में। उसका रीजन बताता हूं। देखो, नीचे ओपन वेसल में, नीचे ना ग्राउंड पर है ना, ग्राउंड पर इस ओपन वेसल में प्रेशर कितना था? नीचे इस ओपन वेसल में प्रेशर कितना था ऊपर का? 1 एटमॉस्फेरिक, 1 atm प्रेशर था, 1 atm था ना। तो बताओ इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप नीचे ओपन वेसल में सब्जियों को पका रहे थे, जब आप नीचे ओपन वेसल में वेजिटेबल को पका रहे थे, तो जिस पानी में पका रहे थे उसको कितना टेम्परेचर था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब जैसे आप हिल एरिया पे गए, हिल एरिया पे हाइट के साथ नीचे वाला एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा ही नहीं सकता, ऊपर वाला एटमॉस्फेयर लगाएगा तो नीचे वाला एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा नहीं। तो हाइट के साथ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों भाई? जितना ऊपर जाओगे, मान लो मैं ऊपर चला गया तो नीचे वाला थोड़ा प्रेशर लगा पाएगा मेरे ऊपर, तो नीचे वाला तो गैसेस लगा ही नहीं पाएंगे प्रेशर मेरे ऊपर वाले लगा पाएंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाइट के साथ जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। हाइट के साथ प्रेशर कम हो जाता है। अब जो प्रेशर है ऊपर जाने पर हिल एरिया पे, वो प्रेशर अब 1 atm से कम होगा। ऊपर जो प्रेशर होगा वो 1 atm से कम होगा, और अगर 1 atm से प्रेशर कम होगा तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। भाई 1 atm प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट इतना था, अब आपने प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मतलब अब जो वेजिटेबल्स को जो टेम्परेचर मिलेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलेगा। अब जो वेजिटेबल्स को टेम्परेचर मिलेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलेगा। भाई हाइट के साथ जाने पर अब जो प्रेशर है, जो अब उस ओपन कंटेनर पे हिल एरिया में जो प्रेशर लग रहा होगा वो 1 atm से कम होगा, और जब 1 atm से कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, और अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो अभी वेजिटेबल्स को पकने में देरी होगी। समझ में आया कंसेप्ट? इस वेजिटेबल को पकने में देरी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, तो आप समझो। तो अगर आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है 1 atm प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। तो अगर प्रेशर 1 atm से कम है, अगर 1 atm से कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो 1 atm प्रेशर पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा 1 atm का मतलब एक और, 1 atm बराबर होता है 760 टॉर, ये भी प्रेशर की यूनिट है। कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी, ये भी प्रेशर की यूनिट है। 1 atm बराबर 760 टॉर, 1 atm बराबर 760 mm ऑफ Hg, 1 atm बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, ये सब कन्वर्जन आया जाएगा। 1 atm बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लगभग लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 atm बराबर 760 और वैसे ये वैल्यू 101325 होती है, इसको शॉर्ट में लिख दिया इसने। असली में 1 atm के अंदर हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? 101325।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ATM बराबर होता है 760 mm, 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर। तो अगर मैं आपसे पूछूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहा हूं, तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 ATM, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर किस प्रेशर के बराबर आ जाता है, 1 ATM के। वेपर प्रेशर 1 ATM मतलब 760 टॉर, मतलब 760 mm। अभी भी नहीं है ना, चलिए फिर से सिखाता हूं। ये IIT में कंसेप्ट में आया था इसीलिए बता रहा हूं मैं। आप जरा मेरी बात समझिए। अच्छा ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जरा डेफिनेशन पे जाओ। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर become equal to 180। यही है ना डेफिनेशन। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, NBP 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर बताओ। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाता है, 1 ATM। तो वेपर प्रेशर 1 ATM मतलब 760 टॉर। तो अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए टेम्परेचर, तो आप मुझसे वाटर का वेपर प्रेशर नहीं पूछेंगे। अगर आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए तो आप वाटर का वेपर प्रेशर नहीं पूछेंगे। समझ गए नहीं समझे? अगर आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए तो आप वाटर का वेपर प्रेशर नहीं पूछेंगे। नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा वाला, वेपर प्रेशर। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा राउट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है राउट्स लॉ, जो मैं नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाऊंगा। समझ रहे? नोट कर लो इतना। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।